अच्छा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बिलावल भुट्टो साहब ने क्योंकि ताज़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि अगर मसला कश्मीर हल हो तो न्यूक्लियर डेटरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये नहायत गैर जिम्मेदाराना बयान है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी दफाई ज़रूरियात से है। और सबको पता है कि भारत के जो हेजेमोनिस्टिक डिज़ाइंस हैं या जो भारत की जारहाना हिकमत अमली है वो आज से नहीं हमेशा से रही है और हम उससे गाफिल नहीं रह सकते। और इस एटमी प्रोग्राम के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। इस बयान को कैसे इंटरप्रेट करें? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये शायद इमरान साहब एटमी प्रोग्राम का रोल बैक एजेंडा लेकर आए हैं या उसी के लिए इन्हें मुसल्लत किया गया फॉरेन फंडिंग के जरिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए ताकि कौम को पता चले कि इनको किस किस ने पैसा दिया है और जो लोग इनको पैसा दे के यहां तक पहुंचाया है जिन्होंने, वो इनसे मुतालबे भी करेंगे। वैसे वो जाहिर एक अमन के साथ वो लिंक कर रहे हैं उसको, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए तो फिर ज़ाहिर न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं। और ये वैसे है तो मेरा ख्याल है बयान, मैं उस वक्त तो नहीं कहता कि बयान को बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी भी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर तो जंगों की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है। हमसे ज्यादा अमन की कौन बात कर सकता है? हमारी हुकूमत ने तो मुसलसल अमन की कोशिश की है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी जिस तरह भारत के अंदर एक रेडिकलिज्म पैदा हुई है और एक वहां पर अखंड भारत की आवाजें भी हैं, हम गाफिल नहीं रह सकते। देखिए, पीस विद स्ट्रेंथ, दुनिया में हमेशा अमन की जमानत कमजोरी नहीं है, अमन की जमानत ताकत है। और अगर आपके पास जैसे देखा न्यूक्लियर डेटरेंस था तो जंग नहीं हुई है, और अगर ये न्यूक्लियर डेटरेंस ना होता तो शायद 2-3 जंग हो चुकी। इस बयान को खतरनाक समझते? मैं बहुत न सिर्फ खतरनाक समझता हूं, गैर जिम्मेदार समझता हूं, इमेच्योर समझता हूं, ना अहली समझता हूं, ना तजुर्बेकारी समझता हूं, पता नहीं क्या क्या कह दूं। इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बयान वापस लेना चाहिए आपको? जी, फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो एपीसी करवा रहे हैं आप, जब पार्लियामेंट है, सारी पार्टीज तो पार्लियामेंट के अंदर हैं और आप पार्लियामेंट के अंदर से पार्टी छोड़ के बाहर बैठ के आप एपीसी करना चाहते हैं, तो ये एपीसी बाहर बैठ के करने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट के अंदर बात करें। जावेद चौधरी साहब, आपने बड़े एक अहम मौजू को छेड़ा है। इलेक्शन जो है ना, इसकी स्टेक होल्डर वो जमातें नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। ऐसी भी जमातें हैं कि जो बदकिस्मती से इस दफा पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकी। मतलब मुल्ला फजल रहमान साहब की पार्टी है अंदर, वो तो है ना, लेकिन आफ्ताब शेरपाव साहब की नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह बलूचिस्तान की कई पार्टीज हैं, उनकी नुमाइंदगी इस दफा नहीं है, पिछली दफा थी। तो इलेक्शन के जरिए पार्टीज जीतती भी हैं, हारती भी हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर हैं। लिहाजा इंतखाबात में आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि जो पार्टियां इस दफा जीती हैं इंतखाब सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। इंतखाब में तो वो सारी पार्टीज शरीक होंगी जो रजिस्टर्ड हैं। इसलिए आपकी एपीसी में सारी पार्टीज होंगी पाकिस्तान की शामिल। इसीलिए हमने जो तजवीज दी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इलेक्शन कमीशन जहां पे सारी पार्टियां रजिस्टर हैं वो एक मुशावरत का फोरम हो, वो सबके साथ कंसल्टेशन करें, एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करें और फिर हम पार्लियामेंट में उस इत्तफाक राय को लाके लेजिस्लेट कर लेंगे। जो आपकी एपीसी है उसमें सारी पार्टी शामिल होंगे? जी, उसमें हम जितनी भी ऑपोजिशन के अंदर इस वक्त शरीक जमातें हैं वो सारी होंगी इसमें। यानी उसमें हुकूमत की पार्टी नहीं, ये ऑपोजिशन की एपीसी है। काफ लीग भी नहीं होगी उसके अंदर, एमकेएम भी नहीं होगी। नहीं, ये तो ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं जो इस हुकूमत की कानून साजी पे इख्तलाफ करती हैं। कि जिस तरह देखिए, मैं तो हैरान हूं, LLB का जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ना, उससे भी पूछें कि आइन में तरमीम कैसे होगी, वो कहेगा 2/3 अक्सरियत से, सादा अक्सरियत से नहीं हो सकती। हुकूमत ने इस कानून के जरिए आइन को तब्दील करने की कोशिश की है और मैं हैरान हूं कि अगर किसी को इतना भी नहीं पता कि आइन में क्या दर्ज है और उसे कैसे आपने तब्दील करना है, उसका क्या तरीका है, तो वो इस एटमी ताकत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, किसी वक्त भी कुछ हादसा कर सकता है। अच्छा, ये फरमाइए सर, अगर एपीसी ये फैसला करती है कि जो गवर्नमेंट ने कानून साजी की है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर अपोजिशन उस कानून को नहीं चलने देगी? देखिए, अगर कोई ऐसी चीज हुकूमत करेगी जो यकतरफा होगी तो वो आने वाले इंतखाब को आज से मुतनाज़ा बनाएगी। हमने भी 2017 में इलेक्शन लॉज को चेंज किया था, 120 मीटिंग्स हुई और इत्तफाक राय के साथ सबसे हमने मिलकर किया। तो आपके लिए अगर हुकूमत ये नहीं गवर्नमेंट का फार्मूला एक्सेप्टेबल है? हुकूमत अगर वन साइडेड चेंज करेगी, ये तो देखिए ना बड़ा खतरनाक है। कल को जो भी हुकूमत आएगी इलेक्शन लॉज को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालेगी और इलेक्शन चुराने की कोशिश करेगी।
अगर हुकूमत ने इस पे कौमी इत्तफाक राय नहीं किया तो हम उसके लिए फिर पार्लियामेंट के अंदर बाहर भी जिद्दोजहद करेंगे, और हो सकता है कि अदालती सहारा, हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएं। देखिए अब किस तरह अदालत इजाजत देगी कि आइन में तरमीम कर लें आप सिंपल लेजिस्लेशन के अब जरिए। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको कबूल कर लें, और अगर आप कबूल नहीं करते तो फिर आप इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, अगले इलेक्शन का, जिसके जरिए ये क्या ये इलेक्शन सिर्फ पीटीआई की प्रॉपर्टी है? ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। हम पाकिस्तान के अवाम का हक किसी एक जाबिर को, किसी एक फैशिस्ट को जो उसे चुराना चाहता है, कैसे इसका surrender मतलब कर ये सकते हैं? हुआ कि आप इस कानून को मानेंगे भी नहीं और इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, हम हिस्सा भी लेंगे और कवानीन को किसी को तब्दील भी नहीं करने देंगे। और अगर फर्ज करें गवर्नमेंट तब्दील कर देती है नहीं कर सकती। देखिए इस तरह नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां पर आइन है, यहां पर इदारे हैं। हम इनको हर महाज पे चैलेंज करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के अवाम भी इजाजत नहीं देंगे कि कोई आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जा सकते हैं बिल्कुल, अगर जरूरत महसूस हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे अगर हुकूमत ने रेक्टिफाई ना किया अपनी गलतियों को। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में आज फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का ये हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट की कानून साजी को के ऊपर इख्तलाफ करे या कोई सवालिया निशान लगाए। उसका काम यह है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो कानून बना देती है उसके मुताबिक काम करे। तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं इस वक्त? देखिए ये टिपिकल हुकूमत की एक तरीका है। ये बुली करते हैं, ये धमकियां देते हैं इदारों को और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब के इस बयान की मजम्मत करता हूं। इन्होंने एक आईनी और खुद मुख्तार इदारे को धमकाने की और बुली करने की कोशिश की है इस तरह के बयानात से कि आप उन्हें धमकाएं कि हम प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे। प्रिविलेज कमेटी में तो इस हुकूमत को आना चाहिए जिन्होंने पार्लियामेंट से ऐसे काले कानून बुलडोज किए हैं, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया है। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन की आजादी है के साथ हैं इस वक्त, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल नहीं है, जो हमारे अदारों का मुकाम है, इलेक्शन कमीशन की जो खुद मुख्तारी है उसकी हम हर कीमत पे उसकी आजादी का दिफा करेंगे। ओके, आपसे आखिरी सवाल सर ये देखिए कि आप और शायद खाकान अब्बासी साहब हमेशा ये कहते थे कि जो अपोजिशन के खिलाफ जो भी केसेस हैं, उनकी जो भी समाअत हो रही है, जो इंक्वायरी हो रही है, कैमरास लगा के पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए। आज जब ये मौका आया तो शहबाज शरीफ साहब ने FIA से दरख्वास्त की कि मैंने जो डिक्लेरेशन की है इसे पब्लिक ना किया जाए। तो ये आपके अंदर तजाद नहीं है? नहीं, तजाद नहीं है। मैं समझता हूं कि जितने भी ट्रायल्स हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि अदालत के अंदर जो ट्रायल होता है आप उसके कैमरे के ऊपर टीवी को लाएं। मेरा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो मुकदमा चल रहा है उसको आप अगर एक्सप्रेस टीवी का लेके जाएं, कैमरा लाइव कवरेज करें, लोग इनको पत्थर मारेंगे, जूतियां मारेंगे कि किस किस्म के मुकदमे आप बना रहे हैं। इतना झूठ, इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपका ख्याल है कि वो नहीं? देखिए जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हर शख्स की प्राइवेसी का उसका हक है और वो उसका कानूनी हक है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये कोई बयान दिया, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई बयान दिया, लेकिन जो किसी की प्राइवेसी है वो उसका हक है। अगर उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत है, आप मुकदमा अदालत में लाएं और उस मुकदमे को टीवी के ऊपर चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी चार्जशीट क्या है। इन्वेस्टिगेशन खुफिया होनी चाहिए और समाज जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। नहीं, चूंकि देखिए इसमें तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके बारे में भी मैं तो जाती तौर पे मुझे तो कोई इस पे कबात नहीं है कि उस पे भी कैमरा ले आए। नवाज शरीफ साहब के कैमरे लगा के की थी ना, तो कोई पता नहीं अभी भी कैमरे लगे हों जो FIA कर रही है। तो जो आप शहबाज शरीफ साहब से बयान एट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है ये। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये बुरी जमानत लेने की क्या जरूरत थी मियां शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को? आपको खतरा है कि गवर्नमेंट गिरफ्तार कर ले? देखिए ये हुकूमत को ना शहबाज शरीफ फोबिया है। आपने देखा कि कौमी असेंबली में उनकी तकरीर को किस तरह 3 दिन तक हुल्लड़बाजी करके रोका गया। पहली मिसाल है दुनिया में कि जहां हुकूमत के वजीर हुल्लड़बाजी कर रहे थे। और इसी तरह जो नैब के मुकदमे में उनको जमानत मिली जिसमें 3 जजों ने अपने फैसले में लिखा कि नैब कोई करप्शन का सबूत नहीं पेश कर सका, अब वो FIA को नैब बनाने की कोशिश करें। और मैं बैसियत साबिक वजीर दाखिला FIA के तमाम अफसरों को जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और अफसर हैं, ये जरूर कहूंगा कि वो अपनी पेशा वाराना ड्यूटी को रखें। वो PTI के मुलाजिम नहीं है। धमकी ले रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं उनको उनका अखलाकी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बता रहा हूं कि दे शुड नॉट एक्ट एज पर्सनल सर्वेंट्स ऑफ PTI। और मुझे उम्मीद है कि वो इंसाफ
हुकूमत उन्हें जेर असर लाने की कोशिश कर रही है। क्यों वाजिद जिया का तबादला किया गया? जहांगीर तरीन साहब को नेक्स्ट डे एनआरओ दे दिया गया। आपने कई बार तबादले आपने भी किए थे, इस तरह नहीं किए कि एनआरओ देने से एक दिन पहले डीजी का तबादला कर दिया गया हो। इस तरह के तबादले हमने नहीं किए हैं। एक एक सांस के अंदर 6 तबादले हुए। जिया साहब के खिलाफ आप खुद थे, आप लोग ये कहते थे कि वो बाइस्ड है। अब गवर्नमेंट ने अगर मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना, मेरे भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन पहले एनआरओ जहांगीर तरीन को देने से आप डीजी का तबादला कर रहे हैं, इससे क्या मतलब जाता है? सबको पता है, इट इज एन ओपन। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब के साथ मुलाकात हुई है, अब तीसरी मुलाकात आप लोगों की रह गई है, तो आप समझ रहे हैं पंजाब में कुछ हो रहा है? पंजाब में देखिए अभी तक कोई सूरत ऐसी नहीं है। पंजाब में जो बैलेंस है वो पीएमएलक्यू के पास है, और पीएमएलक्यू आपको पता है कैसे चलती है, और वो अभी भी कहते हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं। और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो तो कह चुका है कि हम पीटीआई छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। परवेज इलाही साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से मिलना आप ये किसी मेरा ख्याल है कि ये अगले इंतखाबात की वो पेशबंदी कर रहे हैं, चूंकि पीटीआई के अपने एमएनएस को और उनके इत्तेहादियों को पता है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट या इत्तेहाद जहन्नम का टिकट होगा, जन्नत का टिकट नहीं होगा। ठीक होगा। ऐसा सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ख्वासा ब्रेक लेंगे।